रहे हैं। कमेंट बॉक्स में सवाल पूछते रहिए, अगले वीडियो में जवाब दिए जाते रहेंगे। अभी सिलसिलेवार क्रमबद्ध तरीके से जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब दिए जाएंगे। पहला सवाल है चंद्रकांत नागावकर। सर, प्रतिनिधित्व को आरक्षण क्यों कहा जाता है? सही शब्द प्रयोग क्या है? कृपया मार्गदर्शन हो। प्रतिनिधित्व और आरक्षण दो अलग अलग शब्द है। आरक्षण शब्द का अर्थ होता है कोटा। कोटा का अर्थ होता है निश्चित संख्या में डाटा किसी समूह को फिक्स कर देना कि उतना उनका कोटा होगा। और प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है जितना संख्या उनकी है उतना कोटा फिक्स करने के बाद उतनी संख्या के अनुपात में जो उनको आरक्षण दिया गया संवैधानिक भाषा में उनको प्रतिनिधित्व कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में। क्योंकि लोकतंत्र 4 पिलर की व्यवस्था है। एक है लेजिस्लेचर, जिसे हिंदी में विधायिका कहते हैं। विधायिका का मतलब है कानून बनाने वाली प्रीमियर संस्था। 2 एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में 2 प्रकार की व्यवस्था है। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और डे टू डे कानून के ऊपर, योजनाओं के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर अमल करने वाली एग्जीक्यूटिव मशीनरी जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारियों से मिलकर बनती है। तो ये दूसरा पिलर है एग्जीक्यूटिव। तीसरा पिलर है डेमोक्रेसी का जुडिशियरी। विवाद में फैसले देने का काम, ताकि अव्यवस्था निर्माण ना हो, इसलिए जुडिशियरी बनाई गई और उनको कॉन्स्टिट्यूशनली पावर दिए गए, खास तौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। तीसरा पिलर हो गया जुडिशियरी। चौथा पिलर है मीडिया। तो मीडिया का काम है जनता को जानकारी देना जो हो रहा है और जनमत बनाना। तो इस तरह से ये 4 पिलर है डेमोक्रेसी के। और ये चारों पिलर को कॉन्स्टिट्यूशन ने संविधान के आधार पर कानूनी मान्यता है। अब ये जो 4 पिलर है, ये 4 पिलर में रहकर जब डेमोक्रेसी काम करती है तो चारों पिलर में उस देश की जनता को प्रतिनिधित्व चाहिए, अर्थात रिप्रेजेंटेशन चाहिए। जैसे कानून बनाना है तो कानून बनाने वाली संस्था में जनता के प्रतिनिधि चाहिए। अगर प्रशासन चलाना है तो प्रशासन में जनता के प्रतिनिधि चाहिए। न्यायपालिका में न्याय देना है तो प्रतिनिधित्व चाहिए। और मीडिया है तो मीडिया में प्रतिनिधित्व चाहिए, ताकि जो जानकारी का फ्लो है वो फ्लो सही तरीके से जनता तक पहुंच सके। अगर चारों पिलर पर एकाधिकार स्थापित हुआ तो लोकतंत्र खतरे में पड़ता है।
राजाशाही में एकाधिकार होता था, लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व होता है और जनता का होता है। जनता चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधित्व के द्वारा अपना काम करवाती है। इसलिए प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का प्राण तत्व है। ये जो प्रतिनिधित्व है, इसीलिए लोकतंत्र के चारों पिलर में लोगों को प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। अगर भेदभावपूर्ण समाज है जैसा भारत में है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, नोमैडिक टाइप का बहिष्कृत होना और महिलाओं की दास्ता, आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर करना, ये जो व्यवस्था ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है, इसमें केवल अत्यल्पसंख्य ब्राह्मणों का वर्चस्व। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो 3000 साल से अधिकारों से वंचित रखे गए थे, उन लोगों को संविधान में प्रतिनिधित्व का अधिकार बहाल किया गया। जब ये प्रतिनिधित्व का अधिकार बहाल किया गया, वो इसलिए बहाल किया गया ताकि भारत का लोकतंत्र प्रतिनिधित्व पूर्ण हो जाए और इससे देश की हजारों सालों की समस्या का समाधान हो जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था बाबा साहब आम्बेडकर ने देने का प्रयास किया और इस वजह से प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का प्राण तत्व है। रिजर्वेशन शब्द का अर्थ केवल कोटा है। निश्चित संख्या में आंकड़ा फिक्स करने की वजह से रिजर्वेशन शब्द का अर्थ कोटा होता है। मगर कोटा क्यों दिया जाना चाहिए उस संख्या के अनुपात में? क्योंकि उतनी संख्या है तो लोकतंत्र में उनको उतना प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसलिए ये प्रतिनिधित्व फंडामेंटल तत्व है जिसके आधार पर सारे दुनिया का लोकतंत्र खड़ा है और इसीलिए रिजर्वेशन को प्रतिनिधित्व शब्द का प्रयोग किया गया है और प्रतिनिधित्व सारे दुनिया में शब्द यूज किया गया है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में। इस बात को समझने की जरूरत है। तो आज के स्थिति में भारत देश की फाइनेंशियल हालत कैसी है और इसके भविष्य में क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं? भारत देश में जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत कम संख्या के लोगों के नियंत्रण में है और लगभग 83% लोगों का इनकम, जिसमें 29% लोगों का इनकम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 6 रुपया है और 25% लोगों का इनकम 11 रुपया है और 28% लोगों का इनकम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 20 रुपया है। इसका मतलब ये है कि मिनिमम महीने का 180 रुपया और मैक्सिमम 600 रुपया, ये 83% लोगों का इनकम है। अगर 83% लोगों का इनकम है तो 100 करोड़ में 83 करोड़ और राउंड अबाउट 40 करोड़ में अगर हम इसको देखें तो 8 चौक 32, लगभग 30 करोड़। तो 83 और 30 करोड़ 113 करोड़ लोगों का देश में इनकम मिनिमम महीने का 180 रुपया और मैक्सिमम 600 रुपया है। ये स्थिति सबसे ज़्यादा भयावह है। तो इसलिए ये इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं।
और ये 99.99% लोग हैं। इसका मतलब ये है कि इस देश में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता, शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपा जाना और नोबेडिक टाइप के लोगों को बहिष्कृत कर ये सिद्ध करता है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था का डोमिनेंट होना आज़ादी मिलने के बावजूद भी लागू है, अमल में लाया जा रहा है। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऐसा मानकर चल रहे हैं कि जब तक हम लोग अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण नहीं करते, इस परिस्थिति में कोई मौलिक बदलाव होने की संभावना नहीं है। तीसरा, आयुर्वेद यह वनस्पति औषध उपचार पद्धति आदिवासी लोगों की देन है और इसका प्रचार और प्रसार बौद्ध भिक्षुओं ने किया है। तो फिर आयुर्वेद यह ब्राह्मणी नामकरण कैसे और किस आधार पर दिया गया? क्या इसके पीछे कोई राज या फिर षड्यंत्र है? सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद जो प्राचीन मूल निवासियों की मेडिकल साइंस की जानकारी और व्यवस्था थी, उसका ब्राह्मणीकरण किया गया और उस ब्राह्मणीकरण करने के लिए इसको आयुर्वेद कहा गया। इसको इस संदर्भ में समझना होगा। जीतू रोहतकी सर, जिस तरीके से बुद्धा के बताए हुए रास्ते पर चलकर अहिंसा से क्या आप ये लड़ाई जीत सकेंगे? आज के हालात में देखते हुए मैं केवल अहिंसा की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं कि हमें जन आंदोलन निर्माण करना होगा और सारे दुनिया के लोगों ने कहा कि आज़ादी हासिल करने के दो ही रास्ते हैं, एक हथियारबंद आंदोलन करना और एक जन आंदोलन करना। तो इसलिए जन आंदोलन के द्वारा आज़ादी हासिल की जा सकती है, ऐसा सारे दुनिया के लोग मानते हैं। ये हमें करना होगा। हम जन आंदोलन निर्माण कर सकते हैं, केवल एक कमी है, वह है जो ब्राह्मणवादी मीडिया है वो हमारी न्यायपूर्ण बातों को भी मीडिया में स्थान नहीं दे रहा है। इसलिए सोशल मीडिया को सबसे बड़ा मीडिया बनाना होगा, जो आने वाले समय में हम बनाएंगे। सुंदर सावंत सर, पौरस राजा सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य, इन तीनों में आपस में कुछ संबंध था? सर, चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया था, ऐसी जानकारी हमारे पास भी उपलब्ध है। मगर पौरस राजा सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बीच में आपस में क्या संबंध था, इसके बारे में हमारे पास कोई दस्तावेजी जानकारी नहीं है। ओम प्रकाश मंडल सर, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारे का दोषी कुछ लोग जोगेंद्रनाथ मंडल को मानते हैं, ये बात कहाँ तक सही है? सही बात क्या, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। 200% झूठ है। इस झूठ पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का निर्माण भारत पर ब्राह्मणों ने कब्जा करने के लिए किया, ताकि शक्तिशाली मुसलमान विरोध करने के लिए भारत में उपस्थित ना रहे। शोषित कुमार, कानपुर देहात, ये बताने का कष्ट करे कि बहुजन समाज का क्या मतलब है, क्योंकि जब हम अपने ओबीसी के लोगों को उनके हक और अधिकार और उनके महापुरुषों के बारे में बताते हैं तो वो लोग नहीं समझते। कृपया मार्गदर्शन करें। पहली बात तो ये है कि हम लोग बहुजन समाज किसी जाति विशेष को नहीं कहते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को मिलकर ये आंकड़ा बनता है 74.5%।
और तमाम माइनॉरिटी के लोगों को मिलकर जो बचती है माइनॉरिटी, जो मंडल कमीशन में शामिल होने के बाद बचती है, उस माइनॉरिटी को मिलाकर यह आंकड़ा 90% होता है, 85% होता है। तो 100 में 85% इन लोगों की संख्या है। तो चूंकि 100 में 85% संख्या बहुसंख्य लोगों को कहा जा सकता है, इसीलिए बहुसंख्य होने की वजह से इनको बहुजन कहा जाता है। केवल शेड्यूल कास्ट का मतलब बहुजन नहीं है, शेड्यूल ट्राइब का मतलब बहुजन नहीं है, ओबीसी का मतलब बहुजन नहीं है, माइनॉरिटी का मतलब बहुजन नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी बहुजन के 4 कंपोनेंट है, 4 विभाग है, चारों को मिलाकर बहुजन बनता है। ये समझना जानना जरूरी है। ये इसकी दूसरी बात, ये समाजशास्त्र के आधार पर ये आंकड़ा निकाला गया है, ये आंकड़ा काल्पनिक नहीं है। तीसरा मुद्दा, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से शिकार लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और वर्ण व्यवस्था में शूद्र, और जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वो लोग मिलाकर ये आंकड़ा निकाला गया है। इसलिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार बहुसंख्य लोगों को बहुजन कहा जाता है। सबसे पहले ये समझना होगा। दूसरी बात, जहां तक समझाने का सवाल है, आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो आप दूसरों को समझा सकते हैं, तो पहले आप समझ लीजिए। दूसरी बात, अगर आप ओबीसी को समझाना चाहते हैं तो उस लेवल के जिले, कमिश्नरी और स्टेट लेवल के लोगों की मदद लीजिए। आप अपने लेवल पर अगर समझाना चाहते हैं और समझ नहीं रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपके पास उतनी समझदारी नहीं है। दूसरों की मदद लीजिए, सीनियर लोगों की, हमारे संगठन की मदद लीजिए और वो इस बात को समझा देंगे। इसको निश्चित रूप से कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। केशव गौतम, प्रदेश संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा हरियाणा, में पूछना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चैनल बनाने में क्या कठिनाइयां हैं, और हमारा कोई राष्ट्रीय लेवल का न्यूज़ चैनल क्यों नहीं बन पा रहा है? अगर ऐसा होता तो हमारी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती। हमें फील्ड में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट चैनल चलाने के लिए महीने का कम से कम 5-10 करोड़ रुपया चाहिए। ये 5-10 करोड़ रुपया तभी आपको मिल सकता है जब आपका इंडस्ट्री वाले लोग और व्यापारी लोग आप लोगों को 5-10 करोड़ रुपया महीने का देने का काम करें विज्ञापन, जाहिरात के द्वारा। ये काम होने वाला नहीं है, इसलिए आपका सैटेलाइट चैनल होने वाला नहीं है। जो आप कर सकते हो वो आपको करना चाहिए, ध्यान देकर के, पूरी ताकत के साथ। अगर आप ऐसा करते हैं तो बड़ा काम होगा। ये जो सोशल मीडिया है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और आज के तारीख में सैटेलाइट चैनल वालों को भी सोशल मीडिया में आना पड़ रहा है। तो हम लोगों को सोशल मीडिया को पूरी ताकत से स्वीकार करना चाहिए। अभी कुछ ही समय में कोरोना मामला हटने के बाद हम पूरी ताकत से इस काम में जुड़ जाएंगे, ऐसा हमारा योजना है। खरेश वाल पंकज, सर, वर्तमान में आरक्षण पर बीजेपी का अप्रत्यक्ष रूप से जो हमला किया जा रहा है, उस पर आपका क्या विचार है? इसके पीछे आगे की क्या रणनीति है? केवल बीजेपी के लोग ही आरक्षण समाप्त करने के काम में लगे हुए हैं, यह कहना गलत बात है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कार्यक्रम जब शुरू किया तो ये कांग्रेस ने किया, और
कांग्रेस ने जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन शुरू किया तो ये प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम था और प्राइवेटाइजेशन होते ही रिजर्वेशन 0 होने वाला था। मगर इससे सिद्ध होता है कि कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को 90 में शुरू किया और SC, ST, OBC के आरक्षण के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। इसलिए पहला शत्रुत्व का काम आरक्षण को खत्म करने का कांग्रेस ने किया। बीजेपी उसी पर अमल कर रही है, बस इतना ही फर्क है। कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस चचेरे मौसेरे भाई लोग हैं और कुछ नहीं है। इसको समझने की जरूरत है। सुजन मूल निवासी पश्चिम बंगाल मालदा से, माननीय मेश्राम साहब, पश्चिम बंगाल सरकार ने जय बांग्ला पेंशन योजना, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, दूसरा प्रचेष्टा योजना, तीसरा स्नेहर पाराश योजना जो बाहर फंसे हुए उसको एक कालीन 1000 रुपये की मदद बनाया है। इन योजनाओं की फॉर्म देखकर बहुत संदेहपूर्ण लग रहा है। लोगों द्वारा फॉर्म भरवाया जा रहा है और उसमें सारे डेटा लिया जा रहा है। क्या सरकार हमारे लोगों से इस सहायता योजना के नाम पर NPR का डेटा कलेक्ट कर रहा है? दूसरा सवाल, लोग हमें सवाल पूछते हैं कि फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। जवाब में हमको क्या कहना चाहिए? यदि आपके परिवार का नाम पूछा जा रहा है, आपके बाप का नाम पूछा जा रहा है जो मरा हुआ है, आपके दादा का नाम पूछा जा रहा है, तो फॉर्म नहीं भरना है। और वर्तमान में जो परिवार के लोग हैं उतने ही लोगों का नाम पूछा जा रहा है, तो ये फॉर्म भरने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत मेरी जान, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी वामसेप में हिस्सा ले सकते हैं? मैं पंजाब के बैंक में काम करता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। वामसेप में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एटोनॉमस बॉडीज और स्वायत्त संस्थाओं के लोग, कर्मचारी काम कर सकते हैं, कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। राज सर्वदेशर, कुछ पुलिस वाले लोगों की गाड़ियों की भी तोड़ फोड़ रहे हैं, कितना उचित है? क्या ऐसा पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति जो कानून के विरोध में काम कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मूल निवासी सुरेश विराज, सर मेरा सवाल, महात्मा बसवेश्वर का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था क्या? 200% झूठ बात है। महात्मा बसवेश्वर के बड़ी बहन का नाम नागाई था और उसके बहनोई का नाम शिवनाग था। इसका मतलब ये था कि शिवनाग के नाम में नाग शब्द था। इससे सिद्ध होता है कि ये नागवंशी लोग थे और पूर्व में बुद्धिस्ट विरासत के समर्थक लोग थे। परेश गलसर बौद्ध, मेरा सवाल है कि 52A, 54A और 56A अनुच्छेद के बारे में बताइए, क्योंकि हमने सुना है कि 56A तहत आप अंधविश्वास के खिलाफ लिख सकते हैं, तो क्या ये बात सही है? आप 56A, 54A और 56A ये जो अनुच्छेद की बात आप कर रहे हैं, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद की बात कर रहे हैं या इंडियन पीनल कोड के अनुच्छेद की बात कर रहे हैं? ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए स्पष्टता लिखिए, उसके बाद बताएंगे। मौर्य संजय, संजीव कुमार मौर्य, उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ से, सर मेरा सवाल है कि RSS कौन बनाया और ये कब बनाया गया है? प्लीज़ आप इसका मार्गदर्शन करें। RSS की स्थापना 1925 को हेगड़ेवार के द्वारा की गई है, जो नागपुर के रहने वाले थे और कांग्रेस के भी विदर्भ प्रांत के सेक्रेटरी थे। बंधन यादव, सर लॉकडाउन कब तक खत्म हो सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। लॉकडाउन खत्म होने की संभावना 15 जून तक संभावना है।
3 मई को खत्म नहीं होने वाला है। ये आज के प्रधानमंत्री का जो मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता हुई उससे सिद्ध होता है। अजय नागवंशी, उत्तर प्रदेश, जिला सुल्तानपुर, तहसील कादीपुर से। सर जी, जो लोग अन्य प्रदेश में फंसे हुए लोग हैं उसके लिए सरकार अभी तक क्या कोई व्यवस्था किया है कि नहीं? और फंसे हुए लोग जैसे पंजाब, मुंबई, सूरत में हैं, कृपया इन मजदूरों को लाने के लिए योगी सरकार बस भेज रही? अगर भेज रही तो किस आधार पर इसको ला रही है, स्पष्ट करे। अभी तक इसकी योजना के बारे में कोई घोषणा नहीं हुई है, इसलिए इसकी कोई स्पष्टता और कोई जानकारी बता नहीं सकते। जब जानकारी घोषित हो जाएगी तो बताया जा सकता। जीतू जी पवार, इंदौर से। मेरा आपसे यह सवाल है, जब मराठा कुनबी लोग वर्ना सिस्टम में शूद्र है ब्राह्मण धर्म के अनुसार, और आप भी कहते हैं मराठा समाज पिछड़ी जाति का है, तो ये बात तो बाबा साहब को भी पता होगी शायद, तो भी इन लोगों को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? थोड़ा विस्तार से बताया। महाराष्ट्र में सारे महाराष्ट्र का अध्ययन भौगोलिक रूप से करने के बाद जिन लोगों ने अपने को कुनबी लिखा उनको आरक्षण महाराष्ट्र में भी मिल रहा है ओबीसी के नाम पर। जिन लोगों ने अपनी जाति का नाम मराठा लिखा उनको नहीं मिल रहा है। इस बात के तथ्य को जानना जरूरी है। कल्याण सिंह नागौरी, इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति के कितने संगठन हैं और इसका लक्ष्य क्या है? क्या ये संगठन बाबा साहब आम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेना चाहते हैं या फिर टुकड़े टुकड़े होकर समाज को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं? कृपया मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। लगभग 5-6 लाख संगठन हैं और इसमें केवल बाबा साहब आम्बेडकर का नाम जानने वाले ही 90% लोग हैं। उनका आंदोलन क्या था, उनका उद्देश्य क्या था, उनकी विचारधारा क्या थी, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए हम लोगों ने बहुजन क्रांति मोर्चा में इन तमाम संगठनों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इकट्ठा करने का प्लान बनाया है। 29 जनवरी 2020 को लाखों संगठनों के लोगों ने हमें साथ सहयोग दिया था। विनोद कुमार बंसोड़े, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। 22 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने SC/ST के आरक्षण के विरोध में जो फैसला दिया है, क्या वो संविधान के विरोध में है? कृपया जानकारी दे। निश्चित रूप से संविधान के विरोध में है और उसके बारे में हम लोग रिवीजन दाखिल करने का भी विचार करेंगे और देशव्यापी आंदोलन करने की भी योजना बनाएंगे। तापस बावड़ी, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, पश्चिम बंगाल। PM केयर फंड में जो पैसा लोग डोनेट कर रहे हैं, क्या उसका हिसाब देश की जनता को होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा केस जा चुका है और उस फंड के हिसाब किताब के बारे में कोई नीति बननी चाहिए, इस तरह की बातें सामने आ रही है। सरदार पटेल की मूर्ति में जो पैसा खर्च हुआ, क्या वो टोटली वेस्ट ऑफ मनी है? मूल निवासी बहुजनों के महापुरुषों के मूर्ति पर खर्चा किया हुआ पैसा वेस्ट ऑफ मनी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। गोविंद कुमार, मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से BBM का कार्यकर्ता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने किन किन लोगों को विदेशों में भेजा था सर, इस पर थोड़ा मार्गदर्शन किया जाए। इसकी लिस्ट अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, मगर वो टोटल 52 संख्या में 52 लोग थे, ऐसी जानकारी है। जब लिस्ट अधिकृत मिल जाएगी आपको बता दिया जाएगा। एक कुमार, if SC/ST OBC employees in various government department not perform the representational duty towards the society as per Article 16 of Indian Constitution, what the correctional measures would we take so that these employees will bound to do representational duty to the society? कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व के नाम पर ये अधिकार मिला है, इसलिए ये अपेक्षा की जा सकती है कि उनको ऐसा करना चाहिए और समाज की जिम्मेदारी निभाने का काम करना चाहिए, मगर कानून बनाकर ऐसा नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान दिया जाए। लोपमुद्रा लूहा,
Respected sir, should we take help from other Buddhist countries just like the way Muslims are taking from Arab countries? I saw a tweet from Arabian Muslim who is a blue tick holder announcing that a Arab going to fire the employees working in UAE who all are spreading hatred against Muslim by the influence of RSS. Sir, please reply. इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर का सलाह लेकर कानूनी रूप से क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग आपको जवाब देंगे। स्वराज आनंद, क्या राष्ट्रपति कोविंद आरएसएस और ब्राह्मणों की कठपुतली है? दलित वोट के लिए दलित होने के कारण उन्हें बहुत बार मंदिर में प्रवेश करने से रोका भी गया। क्या वे कुछ नहीं कर सकते थे? कृपया इस पर अपना विचार करिए। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति इसीलिए बनाया गया क्योंकि वो व्यवस्था के विरोध में कुछ करने वाले नहीं है, इसीलिए तो राष्ट्रपति बनाया गया। अगर वो कुछ करने लायक होते तो उनको बिल्कुल भी राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता। विनोद लोधी, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारा प्रश्न है कि SC/ST की तरह OBC को पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्यों नहीं है? यदि 1932 के पहले जैसा बाबा साहब आम्बेडकर ने OBC के लोगों को कहा था कि आप मेरा विरोध कर रहे हो और गांधी के उपवास का समर्थन कर रहे हो, आप गांधी का समर्थन करने से पहले गांधी को शर्त रखो समर्थन देने का। अगर ऐसा उन्होंने किया होता तो OBC को ये अधिकार भी उपलब्ध होता। OBC के नेतृत्व ने उचित समय पर जो कार्य करना चाहिए था वो काम उन्होंने नहीं किया, इस वजह से ऐसा हुआ। साथियों, जो सवाल पूछे गए थे उनके जवाब दिए जा चुके हैं। कमेंट बॉक्स में आप अगली बार सवाल पूछेंगे, आपके जवाब दिए जाएंगे। आपने हमारे दिए हुए सवाल सुने होंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा, जो काली पट्टी निषेध आंदोलन चलाया जा रहा है, हम जल्दी ही लोगों ने कुछ मुद्दे उसमें ऐड करने के लिए भेजे हैं, उसकी सॉर्टिंग कर उन मुद्दों को उसमें ऐड कर दिया जाएगा और जल्दी ही इसकी घोषणा की जाएगी। धन्यवाद।